हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज आप करेगी पंजाब के सीएम के नाम की घोषणा। केजरीवाल करीब 12 बजे बताएंगे कौन होगा पंजाब में सीएम का चेहरा। ठंड के चलते रद्द हुई ट्रेनें, रेलवे ने 385 ट्रेनों को किया कैंसिल, 5 के बदले रूट। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट की गई अपडेट। देश में घटते बढ़ते कोरोना के मामले, यूपी, मुंबई, दिल्ली में घटे नए मामले, लेकिन लगातार बढ़ रही पॉजिटिविटी रेट। केरल में बढ़ी संक्रमण की रफ्तार। देश में लगातार जारी है कोरोना पॉजिटिविटी रेट दर में बढ़ोतरी। 24 घंटे में सामने आए 3,88,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 310 मरीजों ने गंवाई जान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाया है। इसमें से अलग अलग स्कीम्स के लिए 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी भी दी है। प्रस्ताव के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परंपरागत हुनर विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को मार्केटिंग प्रोत्साहन और सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख, जयपुर में इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए 21 करोड़ 80 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार दिलाने और इंटरनेशनल लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए, वक्फ लैंड या पब्लिक लैंड पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और स्कूलों में 4 दीवारी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बस सेवा के उद्घाटन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, मगर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चल रही सियासत पर नया चेहरा सामने आएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी। इससे पंजाब में चल रही चुनावी राजनीति में नए सिरे से बदलाव दिखेगा। साथ ही चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मंगलवार को 12 बजे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की भी घोषणा की जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जालंधर के 2 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी के 75 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र सौंपने वाले नेताओं ने तानाशाही के आरोप लगाए हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप अब राज्य में अपना सियासी गणित बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। सोमवार को पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने तानाशाही और स्थानीय नेताओं को कोई शक्ति नहीं मिलने के चलते ये फैसला लेना पड़ा। इस्तीफा देने वालों में वार्ड अध्यक्ष, सर्किल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संयोजक और अन्य लोग भी शामिल हैं। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल माली के अनुसार जालंधर पश्चिम से 28 और जालंधर मध्य विधानसभा क्षेत्र से 37 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। ये कहना है उसका, जिसका कांग्रेस के पोस्टर में फोटो तो छपा है, लेकिन उसको लड़ने का मौका कांग्रेस नहीं दे रही है। कांग्रेस ने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस नारे के तहत लखनऊ की डॉक्टर प्रियंका मौर्य को लड़ने ही नहीं दिया गया। प्रियंका मौर्य का आरोप है कि कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र के कवर पेज के सेंटर में उनकी तस्वीर लगाकर उनके साथ धोखा किया गया है। वहीं देवरिया की महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहला अहरारी ने 2 टूक में कह दिया कि केवल लड़की हूं इसलिए टिकट दे दिया जाए वो संभव नहीं है। शहला अहरारी का कहना है कि टिकट तो कई लोग मांगते हैं, लेकिन सिर्फ महिला होने के नाते सबको टिकट मिल जाए ये भी संभव नहीं है। आपकी क्या कार्यशैली है ये भी मायने रखता है। डॉक्टर प्रियंका के मामले में सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि वो 3 महीने पहले ही कांग्रेस से जुड़ी है।
आजादी के 75 वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में आधा घंटा देरी से शुरू होगी। बता दें, हर साल परेड सुबह 10 बजे शुरू होती थी, मगर इस बार 10:30 बजे शुरू होगी। झांकियां लाल किले तक जाएंगी, जबकि झांकियां नेशनल स्टेडियम पर ही रुकेंगे। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धांजलि सभा के चलते परेड शुरू होने में देरी होगी। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर फूल मंडी में ईडी बम मिलने से गणतंत्र दिवस की परेड को सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। हालत यह है कि परेड रूट की बम निरोधक दस्ते से दिन में 2 बार चेकिंग करवाई जा रही है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही कड़ा किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि झांकियां व दस्ते में शामिल जवान और कलाकारों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके पास किसी को जाने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। टोहाना सरकार और बीजेपी की ओर से आजादी एक अमृत उत्सव प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने निवास स्थान गांव ढांगरा फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सुभाष बराला ने कहा कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आजादी एक अमृत उत्सव के रूप में मनाई जा रही है, जिसकी तैयारी को लेकर प्रदेश भर में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश और प्रदेश की सरकारें इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं, यानी कि हमारी आज़ादी को प्राप्त हुए 75 साल हो गए। इस साल को पूरे देश भर में सरकार के द्वारा भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी संगठनात्मक रचना के आधार पर कार्यक्रम रखे हैं और अब 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस 125वीं जयंती पे और अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के हर गांव में, हर पंचायत स्तर पे और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पे, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां साल है, इसलिए तय किया कि नेताजी की जयंती हम लोग हर स्तर पे 75 कम से कम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। वहाँ पर नेताजी का चित्र लगेगा, उनको पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी, तिरंगा झंडा वहाँ पर लगेगा। यूपी के अलीगढ़ में बसपा से छर्रा विधानसभा प्रत्याशी तिलक राज यादव ने नामांकन कर दिया है। अलीगढ़ की 74 छर्रा विधानसभा से तिलक राज यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी दौरान सुरक्षा बल जो कि वहां पर तैनात हैं, उन्होंने अलीगढ़ के तस्वीर महल पर जवानों ने उनके साथ आ रही गाड़ियों को रोक दिया और वहां से प्रत्याशी तिलक राज यादव के साथ 2 अन्य लोगों को उनकी एक गाड़ी में जाने की अनुमति दी। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद बाबू मनकाद अली ने रविवार को बसपा के 3 घोषित प्रत्याशियों को भी फॉर्म दिए। ये नहीं मालूम मेरा पहला है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं, मुझे अभी पता चल रहा है कि ये मेरा पहला नामांकन है। मैं आप सबसे और छर्रा विधानसभा की जनता से चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद देकर मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे चुनाव जिताएं। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। अयोध्या में आदर्श आचार संहिता के तहत कानून व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक रहे, इसके लिए एसएसपी शैलेश पांडे संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे हैं। एसएसपी शैलेश पांडे ने संवेदनशील मोहल्लों में रूट मार्च करके लोगों के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर मैसेज दिया। शैलेश पांडे ने इस दौरान राह चलते लोगों को और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रुककर कोविड नियमों के पालन के तहत मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता इन फोर्स है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सीएपीएफ की जो कंपनी हमें मिली है, इसके साथ हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। विभिन्न मोहल्ले, खास करके जो वनरेबल मजरे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके बीच में मैप फोर्स के हम लोग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम लोग जोर दे रहे हैं। नंबर 1 कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना। अयोध्या पुलिस ने अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। जनपद की
रोनाही पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 शातिर अपराधी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति और एक कबाड़ी वाला भी गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में सुल्तानपुर का एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि क्राइम ब्रांच और रोनाही पुलिस को सूचना मिली कि कुछ ऑटो लिफ्टर थाना क्षेत्र के काटा चौराहे के पास चोरी की योजना बना रहे हैं। थाना रोनाही क्षेत्र में 26 दिसंबर को तथा थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में 13 जनवरी को क्रमशः एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। संबंधित घटनाओं का अनावरण तथा अन्य मामलों के अनावरण, जो चोरी की अन्य घटनाएं थी वाहन चोरी की, उनके अनावरण के लिए टीम गठित थी। एसपी आरए के निर्देश पे जनपद की स्वाट टीम, थाना रोनाही टीम और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसमें 5 जो हैं ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं, जिनका मुखिया अमित जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। बाकी इसमें अमेठी और जनपद अयोध्या यहाँ के रहने वाले अपराधी हैं। 5 जैसा मैंने बताया लिफ्टर हैं और 2 जो रिसीवर थे स्टोलन प्रॉपर्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पारसी समुदाय की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पारसी समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव संभव नहीं है। शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को खुले में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के संदर्भ में कही, जिसमें पारसी समुदाय के लोगों ने कोरोना संक्रमित की पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करने की इजाजत मांगी थी। टीडीएफ चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ कवच का काम कर रही है। बता दें, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके कई लोग तीसरी लहर में संक्रमित हो गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों के अनुपात में बेहद कम है। वैक्सीन का लेवल पहला डोज लेने वालों के बाद संक्रमित होने वालों की संख्या भी तीसरी लहर में संक्रमित हुए कुल लोगों के मुकाबले काफी कम है। जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह कोरोना पीक पर आ सकता है। 23 जनवरी को कोरोना पीक पर आ सकता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7 लाख पार भी कर सकती है। पंजाब में कोरोना से सोमवार को 24 घंटे में 9 जिलों में 20 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। 6,656 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते राज्य की संक्रमण दर 20.89% दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित जालंधर में 1,279 मिले हैं। बता दें, अब तक सूबे में 16,790 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सूबे में अब तक 1,70,70,753 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें 6,70,440 लोगों की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिंताजनक बात तो ये है कि सक्रिय मामलों की संख्या 43,429 पहुंच गई है। 698 संक्रमितों को सांस लेने में परेशानी होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 41 की हालत गंभीर होने पर जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। 24 घंटे में हुई कुल 20 मौतों में पटियाला में 4, भटिंडा में 3, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा और मोहाली में 2-2, पठानकोट में 1 शामिल है। दूरदराज इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेड के लिए राहत है। आपको बता दें कि दूरदराज इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में अस्पतालों में बेड की दिक्कत ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तमिलनाडु से गैर सरकारी संगठनों की मदद से अत्याधुनिक फैब्रिकेटेड वार्ड मंगा रहा है। पहले चरण में एक फैब्रिकेटेड वार्ड स्थिति स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। साथ ही जिला अस्पताल कोरोनेशन, गांधी शताब्दी और ऋषिकेश मसूरी के उप जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही फैब्रिकेटेड वार्ड पूरी तरह अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से भरा हुआ है। एक वार्ड में 8 बेड की व्यवस्था है। फैब्रिकेटेड वार्ड को बिजली के कनेक्शन से जोड़कर तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। बता दें, पहले चरण में साहिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड स्थापित किया गया है। गैर सरकारी संगठनों की ओर से जैसे ही और वार्ड मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा।
उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों में ठिठुरन भरी सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बता दें कि अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते राजस्थान के झालावाड़ में शिमला और मनाली जैसे हालत बने हुए हैं। हिमाचल और कश्मीर में हुई बर्फबारी से झालावाड़ प्रभावित हुआ है। यहां पर हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और लोग शीतलहर के प्रभाव से परेशान हैं। कोहरे और ठंड के चलते यहां सूरज नहीं निकला, जिसके चलते वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। तेज सर्दी के चलते शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झालावाड़ में मौसम इतना ठंडा है कि लोगों को घरों में रहकर भी कपकपी छूट रही है। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ हीटर और आग का सहारा ले रहे हैं। बता दें, झालावाड़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी स्कूलों के नर्सरी से 12वीं कक्षा के छात्रों की शीतकालीन छुट्टियां 15 जनवरी को खत्म हो गई हैं। वहीं निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 10 जनवरी को समाप्त हो गया था। बता दें कि राजधानी में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शीतकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। ऐसे में सोमवार को स्कूल खुलने को लेकर कई छात्र और अभिभावक दुविधा में रहे। साथ ही स्कूल खुलने की जानकारी लेने के लिए अभिभावकों ने सोशल मीडिया से लेकर फोन कॉल तक का सहारा लिया। दरअसल सरकारी स्कूल की नर्सरी से 12वीं कक्षा के छात्रों की शीतकालीन छुट्टियां 15 जनवरी को खत्म हो गई थी। हालांकि स्कूलों की ओर से व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से स्कूलों को बंद रखने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मिजोरम में सुबह 7:52 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र यहां के नगेपा इलाके से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तड़के 4:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र यहां के बसर इलाके से 148 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल के लिए खबर इंडिया में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।